portfolio as a journey started with a shockia of few of my friends asking, sir जहां पे आप लगाते हो हमें बता दिया। So it started with a stock education. So there it was only stocks. I never penetrated into any other thing other than stocks, and उसमें मैं कहता भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपका कोई सवाल आएगा मैं जवाब दूंगा, मैं भैया जहां लगा रहा हूं मैं बता रहा हूं, आप बात खत्म। So the initial journey was stock education, which started in 2014-15 somewhere. 14-15 से वो चलते 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 हमने वो 15 का पीक देखा, 16 का बॉटम देखा, चाइनीज क्राइसिस, फिर 19 का बॉन्ड क्राइसिस। तो उसके दौरान वॉट एवर लर्निंग्स आई वाज फेसिंग, और जैसे जैसे मैं अपने पोर्टफोलियोज को एडजस्ट कर रहा था, तो आई रियलाइज्ड कि लोग अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो में या जो शेयर्स में जो पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं वो साइंटिफिकली उसको तो डेवलप ही नहीं करते। एक तो है साइंटिफिकली खरीदते बेचते नहीं है, एक है साइंटिफिकली डेवलप ही नहीं करते। भैया कितना लेना, चल 5 लाख का कर लेते हैं, चल 10 लाख का कर लेते हैं यार। सो आई थॉट कि बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, based on my understanding of the structural reforms what Indian economy is trying to do, I am able to guide my friends, colleagues कि पोर्टफोलियो अगर आपका डेवलप होना ही है तो कैसा होना चाहिए। यानी कि उस पोर्टफोलियो में रिस्की एसेट्स एंड जो रिस्क फ्री एसेट जिसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं उनको वाकई में कितना एलोकेशन के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। आइडिया ये होता है कि जब भी हम पोर्टफोलियो अपना डेवलप करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसी के बाद आपकी इन रियल सेंस फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती है। क्योंकि जब कोई आपके पास पर्सन आता है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या म्यूचुअल फंड का हो या इक्विटी का हो या रियल एस्टेट का हो, और वो आपको बोले कि मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने आया हूं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वो आपसे कागज भरवाने आया है, जिसके बेसिस पे वो सारे कागज भरवा के आपसे थ्योरी की बातें करके मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क, रिटर्न वगैरह करके प्रोडक्ट उसने अपना बेचना। तो यानी कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग तब शुरू होगा जब आपको अपना पोर्टफोलियो क्लियर होगा। एंड जब आपको अपना पोर्टफोलियो क्लियर होएगा और जब सामने वाला आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करने आएगा तो आपको कहोगे, आप उसको पूछोगे पोर्टफोलियो देखना आता है? क्योंकि बेसिक चीजें जब आप अपने पोर्टफोलियो की समझते होंगे कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क वाइज, पोर्टफोलियो का बीटा रिस्क वाइज कितना कितना है, आपके पोर्टफोलियो का कितना शार्प रेशियो है, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रीडिफाइन करें। यानी कि एक एंड पिक्चर जो है वो है पोर्टफोलियो एजुकेशन का पर्पस ये है कि हम एक तरह से उस लेवल तक पहुंचे गोइंग फॉरवर्ड। मे बी आपको पहुंचना है, मैं तो अपना साइंटिफिकली ऐसे ही करता हूं, या जो पुराने लोग हैं वो ऐसा समझ पाए हैं, एंड जिसके लिए वी थॉट कि पोर्टफोलियो एजुकेशन शुड बी मोर ब्रॉडर देन ओनली स्टॉक एजुकेशन। एंड द पर्पस इज कि पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना खरीदना है, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, रियल एस्टेट कितना खरीदना है, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, कौन सा वाला खरीदना है। मेरे को ये नहीं पता कि गुजरात में अहमदाबाद में कौन सी प्रॉपर्टी कौन से बिल्डर की आप लेने जा रहे हो, वो नहीं मेरे को पता। मगर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं भाई साहब, प्रॉपर्टी अभी खरीदनी है, और अगर खरीदनी है कौन सी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, वेयर हाउस, एंड उसमें भी कौन सा वाला, आसपास वाला रीजन, एरिया वगैरह। एंड विद द काइंड ऑफ नेटवर्क विच वी हैव, मे बी वील बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार आप उसके आसपास के लोग हैं, वो बिल्डर ऐसा है वैसा है, वॉट एवर, वो एक कोशिश वैसी है। क्योंकि कई लोग, हर कोई क्या करता है, गोल्ड खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। क्यों? बॉन्ड लॉन्ग टर्म है, डेट फंड लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं होगा, यील्ड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड्स डाउन आएंगे, जो कि अब धीरे धीरे करके आप में से कई लोग समझ रहे होंगे। मैसेज भेजता हूँ, ऑडियोज है, यूट्यूब की वीडियोज है वगैरह वगैरह, जिसका मतलब जो एक नेट करेक्ट, जो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ वो ये, understanding portfolio education services for you all might be only stocks, but my vision with you is not stocks, it is overall your portfolio. And I very well understand कि सामने वाला पर्सन अपना पूरा पोर्टफोलियो कई बार नहीं शेयर करना चाहता है, इसलिए मैं कई बार नहीं बोलता। बट पर्पस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस में अगर आप जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ वेबसाइट पे कि अगर आप गोल्ड सब्सक्राइबर हैं तो पोर्टफोलियो के बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कई लोग म्यूचुअल फंड के शौकीन होते हैं, तो मैं उनको हमेशा ही कहता हूं म्यूचुअल फंड के थ्रू ना लगाते हुए आप शेयर्स में आओ। इसके ऊपर हमने कई बार बातें भी करी है, जिसके ऊपर मैं इलेबोरेट नहीं कर रहा, मगर अल्टीमेटली वहां पे जो पॉइंट नंबर 2 में क्रक्स देना चाहता हूं वो ये कि जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे, तो आपके कई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स निकल के आएंगे, जिसके ऊपर आप कई बार पूछना चाहते हैं, सर ये स्टॉक अप ट्रेंड में है,
या मैं बेच दूं, खरीद लूं, जिसके लिए हमने कहा चलो पोर्टफोलियो एजुकेशन गोल्ड में आ जाओ, आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो एजुकेशन सिल्वर में इट इज ओनली 1 वे कम्युनिकेशन, पोर्टफोलियो एजुकेशन गोल्ड में इट इज 2 वे कम्युनिकेशन। आप अपने स्टॉक्स के बारे में व्यूज वगैरह जो है वो बातचीत वगैरह करके पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 हुआ कि हमने एक नेक्स्ट स्टेप पे गए। अब यहां पे हमने विद इन इक्विटीज, अब मैं सिर्फ इक्विटीज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मैंने एक ओवरऑल विजन दिया कि पोर्टफोलियो एजुकेशन इज नॉट फॉर इक्विटीज ओनली बट इट इज फॉर ओवरऑल पोर्टफोलियो, जिसमें से आप में से भी शायद 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो मेरे से रिव्यू करवाया हुआ, आई कैन रिकॉल, मैं कहीं उनकी शक्ल देख पा रहा हूँ। बट मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं, मैं उनको नहीं कहता कि आप रिव्यू करवाओ या नहीं करवाओ, पॉइंट इज आपका अपना इंडिपेंडेंस है। बट किसी से फाइनेंशियल प्लानिंग करने टाइम पे फंस मत जाना जब तक आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं देखा। तो पोर्टफोलियो प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग इज योर पोर्टफोलियो वेयर यू वांट टू टेक। सो योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस द फाइनेंशियल प्लानिंग इज इक्वल टू द पोर्टफोलियो व्हाट यू वांट। सो बट ऑब्वियस है, जब आपको अपने पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की ग्रिप आ जाएगी तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग वाले जो लोग आ रहे होंगे, आपको समझ आ जाएगा कि अपना प्रोडक्ट बेचने आ रहा है। और इसलिए यहाँ पे हमारे कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ एमबीए कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड उसमें वहीं पे हमारा विजन यही होता है, डोंट पिच अ प्रोडक्ट, मेक देम अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल टुगेदर, जिसमें से कई पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने एमबीए करी है एंड उन्होंने समझा, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ वैसे ही बात कर रहे होंगे। अब हमने जो 4 पोर्टफोलियोज जो बनाए इक्विटीज में, एक सिप बनाया, एक चर्निंग बनाया फॉर सिल्वर पीपल, एंड गोल्ड के लिए हमने 2 और पोर्टफोलियोज खड़े कर दिए, स्विंग एंड वेल्थ। आइडिया ये है, जो सिप है, सिप इज नॉर्मली रिकमेंडेड व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग एंड व्हेन द मनी इज रेकरिंग। यानी मार्केट्स आर फॉलिंग एंड द मनी इज रेकरिंग, तो भैया मेरे को रेकरिंग पैसा है, मेरे पास लमसम नहीं है, मेरे को रेकरिंग लगाना है, मार्केट्स फॉल कर रहे हैं, सिप बेस्ट प्लेस है। सेकंड आता है चर्निंग। चर्निंग का मतलब यह है कि भैया जैसे हमारे पास, हमें पता है कि हर एसेट क्लास हर समय नहीं चलता, हर इन्वेस्टमेंट भी हर समय नहीं चलेगा। यानी कि आज समझो रियल एस्टेट चल रहा होगा तो हो सकता है गोल्ड नहीं चल रहा होगा। 2020 में गोल्ड चल रहा था और साथ में इक्विटीज भी चल रहा था, मगर 2019 और 2018 में गोल्ड नहीं चल रहा था, 2012 से रेदर 2020 तक गोल्ड नहीं चला। तो यानी कि इसका मतलब ये, कभी कोई एसेट क्लास चलेगा। और विद इन एसेट क्लास में भी समझो रियल एस्टेट में 2005 के जमाने में फ्लैट चलते थे, यानी कि वुड बी पोजेशन फ्लैट चलते थे। 2008 के बाद जब क्राइसिस आया तो उसके बाद फ्लैट्स चलने बंद हो गए एंड रदर फ्लैट्स जो 3 बेडरूम के थे 2 बेडरूम या 1 बेडरूम वाले चलने शुरू। उसके बाद 2010-11 के बाद नॉर्मली रेजिडेंशियल प्लॉट्स चलने शुरू हो गए। फिर 2012-13 के बाद कमर्शियल मॉल्स प्रॉपर्टी चलनी शुरू हो गई। 2015-16 के बाद कमर्शियल जो रिटेल बूथ हैं वो चलने शुरू हो गए, क्योंकि मॉल्स खाली पड़ने शुरू हो गए। एंड इन द रिसेंट कोविड टाइम्स हमने देखा कि ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और वेयर हाउसेज अब उनका बोलबाला शुरू हो गया। सिमिलरली शेयर्स में भी, शेयर्स कीप ऑन चेंजिंग, इसलिए हमने बोला शेयर्स को चर्न करना जरूरी। और चर्न में हमने कहा कि हमें नहीं पता जर्नी कितनी होगी, बैटिंग पिच के हिसाब से डिसाइड कर, 5 से 10% जो मिलता है बाहर निकल। कभी बैटिंग पिच बहुत खराब है, 5% लेके बाहर निकल, बैटिंग पिच अच्छी है, 10% लेके बाहर निकल, और कभी हम दिलेर हो गए तो चल कहीं भी आज 15% भी लेके निकलेंगे, जैसे भी रिसेंटली हम माइंड3 में जैसे 15% लेके बाहर निकले। तो यानी कि चर्निंग में हमने जर्नी पूरी नहीं पकड़ी, आवर व्यू इज स्टिल इंटैक्ट, बट वी आर सेइंग कि हमने एक जर्नी पकड़ी, वापस आएगा दोबारा खरीदेंगे, नहीं तो कहीं और शेयर में जाएंगे, बिकॉज 150 शेयर्स हैं अपने पास एट गिवन पॉइंट इन टाइम, 25-30 स्टॉक्स होने चाहिए, जो कि बैच 3 में अभी 25-30% ही हम यूटिलाइज्ड है, क्योंकि वी आर डेवलपिंग दिस पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके, जैसे हमारी बात। ऐसे स्विंग आया। स्विंग गोल्ड में इसलिए आया क्योंकि कई बार कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा लेवल तोड़ते हैं जहां से 3% 5% एक ही झटके में दे देंगे, तो ये भी ले लेते हैं। तो अगर वो लेटर से नीचे आ जाता है एवरेज कर लेंगे और उसको हम 3 से 5% का एक स्विंग, फटाफट पटाखा जैसे होता है, बस लिया और बाहर निकले, यानी कि स्विंग लेके बाहर। और हमने क्या किया, आपने देखा भी होगा, कुछ स्टॉक्स चर्निंग में लेते हैं, 10% का प्रॉफिट लेते हैं, जब रिट्रेस होते हैं हम स्विंग में लेते हैं, 3 से 5% लेते हैं, फिर दोबारा रिट्रेस हम फिर चर्निंग में लेते हैं, फिर दोबारा हम उसको चर्न कर रहे होते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द एग्जांपल जो विच आई कैन रिकॉल विद बैच 3। बालकृष्ण इंडस्ट्री हमने कई बार यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया। टाटा स्टील यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया। मगर फिर मेरे दिमाग में ऐसा था, जो कि मैं लास्ट 1.5 ईयर से ऑब्जर्व कर रहा है, कि कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका व्यू दामन छोड़ नहीं सकते, ये चलते रहेंगे यार, मगर रिट्रेस होंगे, करेक्शन होंगे, स्टेट हाईवे पे आएंगे, नेशनल हाईवे पे हैं, मगर नेशनल हाईवे से एग्जिट कर रहे हैं, दिल्ली नहीं पहुंचे या बॉम्बे नहीं पहुंचे, अभी जर्नी इनकी कंटिन्यूड है।
यानी कि आई विल रन थ्रू दैट जर्नी, जिसमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमने वेल्थ में बैच 1 बैच 2 में हमने उसकी जर्नी पूरी पकड़ी, एंड जिसमें कुछ स्टॉक्स मेरे पास अपने, जैसे अभी भी मैं एवेन्यू सुपरमार्ट लेके चल रहा हूँ, अभी भी एवेन्यू सुपरमार्ट इज विद मी, हनीवेल ऑटोमेशन इज विद मी, तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो मैंने अपने पास रखे हैं। तो वेल्थ में अपॉर्चुनिटीज कब बनती है? वेल्थ में बनती हैं जब मार्केट्स करेक्शन पे आए, तो हमारा वेल्थ बढ़िया तरीके से अपना क्रिएट हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है। क्योंकि वेल्थ का मतलब हमने 3-6 महीने में चर्निंग नहीं करनी है, हमने व्यू बेस्ड चलाना है। यानी कि चर्निंग में हमने चर्न करते हुए चलाना है, वेल्थ में हमने व्यू बेस्ड चलाना है, ये डिफरेंस है। इसलिए ये 4 तरह के पोर्टफोलियोज हमने एक तरह से डिजाइन करने की कोशिश की। डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट एलोकेशन होनी जरूरी है, जो कि मैं आपको कई बार कहता हूं कि हर 3 महीने बाद अपना पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू करवा लिया करो कि जी आपने सिप में कितना लगा रहे हो, वेल्थ में कितना है, चर्निंग में कितना, स्विंग में कितना है। क्योंकि हो सकता है आज मार्केट पीक पे है, तो मैं कहूंगा सिप में मत लगाओ, सिप का जो मंथली है उसको कम कर दो। आपका जो पीक पे है तो यहां पे समझो स्विंग आएगा तो ले लेना, चर्निंग आएगा तो ले लेना, वेल्थ अपने को ज्यादा नहीं लगाना। मार्केट टूट जाए, हम वेल्थ में ज्यादा जाएंगे, चर्निंग में कम चले जाएंगे, स्विंग में और कम चले जाएंगे, सिप में बढ़ जाएंगे। यानी कि हमारा एलोकेशन चेंज होता रहेगा, सिप में, स्विंग में, चर्निंग में, वेल्थ में एलोकेशन रोटेट होता रहेगा। समझो जब मार्केट वेल्थ में समझो नवंबर दिसंबर में करेक्ट होकर और फिर जब बढ़ने शुरू होगी और वेल्थ में हमने अच्छा व्यू बेस्ड अपना प्रॉफिट लिया, तो हो सकता है हम वापस चर्निंग में आ जाएंगे, हम हो सकता है वापस स्विंग में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये कहा भी था कि आपका और मेरा पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ 12 टू 14 मंथ्स मैच करेगा, मैच कर जाएगा 12 टू 14 मंथ्स। यानी 12 टू 14 मंथ्स क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने पुराने वेल्थ के स्टॉक्स खरीदे होंगे उनका व्यू खत्म हो जाएगा, मैं वो बेच दूंगा और नए पे आ रहा हूं। जो पुराने मेरे सिप होंगे उनका व्यू खत्म हो जाएगा, मैं नए वाले सिप पे आ रहा हूं। क्योंकि मेरा कोई भी सिप या कोई भी वेल्थ बियॉन्ड 1 ईयर या 1.5 ईयर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने 12 से 15 ईयर 15 मंथ मान के, 12 से 14 महीने, इसलिए मैंने आपको बताया भी कि 12 से 14 महीने सीखते रहो और सीखते सीखते धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो को खड़ा करो। अब एक और पॉइंट जो हमें समझना है वो ये समझना है कि पोर्टफोलियो को जब हम डेवलप करते हैं तो कई तरह के शेयर्स होते हैं। कुछ शेयर्स डाउन ट्रेंड में चल रहे होंगे, कुछ शेयर्स नो ट्रेंड में होंगे, कुछ शेयर्स अप ट्रेंड में होंगे। इवन जो डाउन ट्रेंड है, नो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, इसमें कुछ शेयर्स डेली में अप ट्रेंड में होंगे, मगर वीकली के अगर पैमाने में देखेंगे, वीकली के फोरम में देखेंगे तो शायद वो डाउन ट्रेंड में हो सकते हैं। वाइसा वर्सा ऐसा भी हो सकता है, कोई स्टॉक्स मंथली के डाउन ट्रेंड में होंगे मगर मंथ वीकली और डेली में हो सकता है अप ट्रेंड में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मंथली में वो अप ट्रेंड में हो और वीकली और डेली में वो डाउन ट्रेंड में हो। तो इसलिए जब हम अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं तो बहुत केयरफुली मैं इसको चेक करता हूं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मंथली भी अप ट्रेंड में है, वीकली भी अप ट्रेंड में है और डेली भी अप ट्रेंड में है, ताकि तीनों इन सिंक हो तो सबसे सेफेस्ट स्टॉक्स होंगे। अब इसी में अप ट्रेंड की भी परिभाषा बड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स सिंगल लिहाजे में बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अप ट्रेंड में भी वो स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं गिरता है, फॉल करता है फॉर द नेक्स्ट जर्नी। एंड अप ट्रेंड में भी मेरी नजर में, हालांकि मैं टेक्निकली साउंड वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं एक देसी भाषा में समझाने के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अप ट्रेंड में भी मेरे लिए 3 तरह के ट्रेंड हैं। एक है नेशनल हाईवे ट्रेंड, एक है स्टेट हाईवे ट्रेंड, एक है सिटी रोड्स वाला ट्रेंड। यानी कि इसका मतलब ये, जब वो नेशनल हाईवे ट्रेंड पे हो तो वाओ मस्त वाली जर्नी होती है, भागता चले जाता है। जब वो स्टेट हाईवे ट्रेंड में हो तो गुड है, जर्नी स्मूथ है मगर उतनी स्मूथ नहीं है। सिटी रोड्स में भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा, अप ट्रेंड में है मगर परेशान करते करते बढ़ेगा। एंड बाई चांस कई बार वो इस अप ट्रेंड से, नेशनल हाईवे से, स्टेट हाईवे से, सिटी रोड्स के हाईवे से अल्टीमेटली निकलते हुए वो नो ट्रेंड में आ जाता है टेम्परली। इसी को हम देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं विद सम एग्जांपल। आपने लुधियाना से जीटी रोड पकड़नी है दिल्ली के लिए, बराबर है? तो आप लुधियाना के शहरों की रोड से निकले, आपने जीटी रोड पकड़ी। जीटी रोड पकड़ने से पहले जब आप वो पूरा स्पोर्टिंग वाला जो हिस्सा है वहां पे आपको फिर भी कई ट्रैफिक मिलता है, तो वो आप एक्सेलेटर नहीं दबा पाते, दोराहा मिलता है वहां पे, ट्रैफिक जैम फिर भी मिलता है, वो हीरो वाली जो पूरी जो लेन है वहां पे ट्रैफिक मिलता है आपको। है वो नेशनल हाईवे तो यानी कि वो मिले स्टेट हाईवे हो गया। बेटर देन द सिटी रोड्स
जहाँ पे गाय थी, भैंस थी, रिक्शे वाला था, ठेला वाला था, रेड़ा वाला था, शॉप वाला था, सब सब हो गया। अब आप स्टेट हाईवे पे चढ़ गए, स्टेट हाईवे से अब आप नेशनल हाईवे, जब आपने दोराहा पार किया, नेशनल हाईवे पे आ, अब रास्ते में अंबाला आया और आपको भूख लगी, तो आपके 3 ऑप्शन। एक तो आप साइड के पेट्रोल पंप पे जग्गी सेंटर आएगा, वहां पे आप खाना खाएंगे, यानी कि रुकोगे आप थोड़ी देर के लिए। ये हो गया रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब कि भाई मेरे को ज्यादा करेक्शन नहीं होना, मैं थोड़ा हॉल्ट मारा है, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा रिट्रेस हो रहा हूँ, रिट्रेस होकर मेरे को नया बढ़ना है। एक तो ये ऑप्शन हो गया, यानी थम तो गए एक बार तो। दूसरा, हो आप नेशनल हाईवे पे, मगर नेशनल हाईवे पे आपने क्या किया, रिट्रेस किया। अब आपका मूड बना, नहीं यार मेरे को तो ऐसा है कि स्टेट हाईवे पे ये जो अंबाला जगाधरी वाली रोड है, स्टेट हाईवे, उस पे ना एक मोहन मुर्गे वाला है, या फ्रंटियर चिकन वाला है, या गर्ग पूड़ी वाला है, मेरे को वहां जाके खाना खाना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक स्टेट हाईवे लेना है, एग्जिट लेके थोड़ा समय लगेगा, वहां पे खा खू के, वो हाईवे ही है, हाईवे पे खा खू के वापस आ जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, आपने ट्रेंडिंग बाय यानी कि नेशनल हाईवे से रिट्रेसमेंट नहीं किया, आप करेक्शन सेल में चले गए, करेक्शन कर रहे हो आप, और स्टेट हाईवे वाली करेक्शन कर रहे हो। अब मेरे को एकदम से नहीं पता कि आप स्टेट हाईवे की करेक्शन के बाद घर की पूड़ी आलू खा के निकल जाओगे दिल्ली के लिए वापस, या आपका मूड बनेगा यार एक ना सदर बाजार के अंदर, जो कि सिटी रोड है, सदर बाजार के अंदर कुल्फी फलूदा खा के जाऊंगा यार मैं तो। और अगर आप सिटी रोड में घुस गए तो आप और रिट्रेस करोगे। मगर अब उम्मीद है कि भैया पूड़ी आलू भी खा लिए, कुल्फी फलूदा भी खा लिया, अब इनका मूड दिल्ली तो जाना था, तो अब आप धीरे धीरे वापस सिटी रोड से स्टेट हाईवे पे आओगे, और स्टेट हाईवे से वापस नेशनल हाईवे पे आओगे। अब इसमें यानी कि क्या बनता है, एक तो ये बनता है कि जब आप रिट्रेस हो रहे थे तब तो मेरे को पता ही नहीं कि आप कितनी देर की रेस्ट करोगे, तो मेरे को तो पता ही नहीं, बट हाँ जब आपने स्टेट हाईवे पकड़ा और मेरे को पता लग गया स्टेट हाईवे पकड़ लिया है, तो एक तो ऑप्शन है, जैसे ही आपने पूड़ी आलू वाले खाने तक पहुंचे तो वहां पे मेरे को कुछ खरीद लेना चाहिए टोकन के तौर पे। एक तो ऑप्शन ये है स्टॉप लॉस के साथ कि भाई पूड़ी आलू खा के निकलेगा, यानी कि एक ऐसा प्राइस आया, यानी कि रिट्रेस होके एक ऐसा प्राइस आया जहां पे मेरे को पता था यहां तक आ गया तो बहुत बढ़िया एवरेज बनता है, एंड नॉर्मली यहां से बढ़ेगा क्योंकि पूड़ी आलू खा लिए निकलेगा। मगर आपका मूड चेंज हो गया, आपने कहा भाई मैं कुल्फी फलूदा पे खाऊंगा, तो कोई बात नहीं, कुल्फी फलूदा खाने जब जाओगे मैं एक और एवरेज कर लूंगा। तो ये तो दो तरीके हो। अब एक तरीका हो गया कि मैंने ब्लाइंड खरीद लिया, अज्यूमिंग कुल्फी फलूदा खा के तो आप निकलोगे, मगर बाई चांस आपका मूड चेंज हो गया, भाई मैं कुल्फी फलूदा खा के मेरे को नींद आ रही है, अब तो मैं अंबाला ही रात को रुकूंगा, तो फिर तो आप अप ट्रेंड से नो ट्रेंड में चले गए। तो नो ट्रेंड का मतलब है कि मैंने जो 2 बार खरीदा था, आप मेरे को दोबारा बेल आउट करने के लिए आओगे, तो यानी कि अब मैं निकल जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जी ये इसका रुकने का मन बन गया, अब ये नेशनल हाईवे पे अभी इसका जाने का मूड नहीं है, टाइम लगाएगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये नहीं पता, क्योंकि सारे काउंटर्स को चलाना है। तो जैसे फार्मा के स्टॉक्स हैं, भाई साहब सिटी हाईवे तक लाए, उनका मूड चेंज हो गया, वो वहीं पे रुक गया अंबाला में, तो ऐसा है बेल आउट देंगे, ये थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हम बेल आउट पे निकल सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि यार कोई बात नहीं, हमारा कितना एक्सपोजर है, चल 10% एक्सपोजर है, बेल आउट पे नहीं निकलते। जैसे कई बार हमें कैडिला सिप्ला बेल आउट दे रहे थे, हमने कहा छोड़ना यार, हमारे पास स्टॉक पोर्टफोलियो में थोड़े फार्मा स्टॉक्स होने चाहिए, तो फार्मा स्टॉक्स हमने 7-8% रख लिए। हमने कोई बात नहीं, कैडिला है, ल्यूपिन है, सिप्ला है, कोई माड़ी कंपनी है नहीं, डूबेंगी है नहीं, दवाइयां अच्छी बनाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम रख के सो जाते हैं, कोई बात नहीं। यानी कि हमने 10%, 12% हमने 3-4 फार्मा कंपनीज में एक्सपोजर रख लिया। और एक और ऑप्शन क्या हो सकता था कि मैं बेल आउट करके मैं कहता यार बाहर निकल जाए ब्रेक इवन पे, जैसे कई कई स्टॉक्स में ब्रेक इवन पे निकलते भी हैं। ठीक है। अब एक और खरीदने का ऑप्शन क्या था, एक और खरीदने का तरीका यह है कि जब आप पूड़ी आलू वाले के पास गए, तो जब तक आप वापस कार में बैठ के स्टेट हाईवे टुवर्ड्स नेशनल हाईवे ना पकड़ लो, टुवर्ड्स नेशनल हाईवे, अभी नेशनल हाईवे नहीं चढ़े, टुवर्ड्स नेशनल हाईवे जब तक आप गाड़ी ड्राइव करने ना शुरू हो जाओ, तो मैं कहूंगा अब ये सिटी रोड में नहीं जाएगा, अब खरीद ले यार, क्योंकि तब तक मेरे को डाउट रहेगा कुल्फी फलूदा खाने या सिटी रोड में जाएगा। फिर साथ में जब आप कुल्फी फलूदा खाने गए, तो जब आप रोड में बैठे और रोड में जब मेरे को पता है कि हाँ यार ये अभी जो रोड सदर बाजार से जो ये ले रहे हैं, ये रोड स्टेट हाईवे तक की ले रहे हैं, तो मैं कहूंगा ले ले यार, यानी कि कंफर्मेशन पे खरीदूंगा मैं। कंफर्मेशन पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहां पे
हमने बहुत ही आसान भाषा में एक ब्रॉड पॉइंट अप ट्रेंड, नो ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के तहत नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी रोड्स, और उसको हमने बड़े अच्छे एग्जांपल से समझा। इसका मतलब ये, हम जब एवरेजिंग करते हैं तो अब आप वो मद्देनजर रखना जो आज हमने एग्जांपल सुना, तो कई बार हम एवरेजिंग ब्लाइंड करते हैं, कई बार हम तभी खरीदते हैं जब कंफर्मेशन आती है। So, यानी कि इसका मतलब ये, जब हम ब्लाइंड खरीदते हैं तो सारे स्टॉक्स ब्लाइंड नहीं खरीद सकता मैं आपके साथ, और सारे स्टॉक्स में आपके कंफर्मेशन में नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर मैं सारे स्टॉक्स कंफर्मेशन में खरीदूंगा तो कई स्टॉक्स में लेट खरीद रहा हूँ। इसलिए कई स्टॉक्स में नीचे की तरफ मतलब डाउन ट्रेंड नहीं, नेशनल हाईवे से, रिट्रेसमेंट से, स्टेट हाईवे से सिटी रोड्स पे जा रहा है, यानी मैं एवरेज कर रहा हूं। कई स्टॉक्स में सिटी रोड्स में खरीदना शुरू करता हूं, सिटी रोड से स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे पे खरीदना शुरू करता हूं। और कई स्टॉक्स हम सिर्फ नेशनल हाईवे पे खरीदते हैं, यानी कि हमारे पास 3 तरह के तरीके होते हैं स्टॉक्स खरीदने के। सम स्टॉक्स ऑन नेशनल हाईवे, सम स्टॉक्स ऑन सिटी हाईवे, जो कि हम नेशनल हाईवे तक की जर्नी पकड़ते हैं। यानी कि इसका मतलब ये, जब भी मैं आपके साथ कोई भी स्टॉक्स दूंगा, आइदर ऑफ द 3 में होएगा। एक नेशनल हाईवे पे होएगा, यानी कि हाईवे पे है, कंटिन्यूड है। दूसरा, हाईवे से स्टेट हाईवे आ रहा होगा, स्टेट हाईवे से सिटी रोड्स में आ रहा होगा, तो वहां पे मैं एक तरह से उसको एवरेजिंग कर रहा हूं। तीसरा, सिटी रोड से स्टेट हाईवे पे, स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे यानी 3 तरह के हम कॉर्पस बनाते हैं, हर जगह नॉर्मली कोशिश करते हैं। जर्निंग में भी कोशिश करते हैं, स्विंग में हम कोशिश नहीं करते हैं। स्विंग में तो हम सिर्फ नॉर्मली सेफ खेलते हैं। वेल्थ में जितने भी स्टॉक्स आपके होंगे, आप देखेंगे कि वो नीचे नीचे आएंगे, हम उनको एवरेज सही जंक्शन पे करेंगे, ताकि जब वेल्थ का उनका टाइम आएगा तो वेल्थ हमें पूरा व्यू बेस्ड रिटर्न जो है, व्यू बेस्ड जो जर्नी है वो हमें दे पाएंगे।